झारखंड बोर्ड के तमाम साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MSA क्लासेस पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में फाउंडेशन पेपर 3 का मैराथन क्लास लेके आया है पार्ट 1, जिसमें आप लोगों को लगभग इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक्स का क्लास कराएंगे। इसके अलावा आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दे दिया गया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप अपनी तैयारी में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन को आप लोग शामिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, स्पेशली DLED स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो उससे पहले आप लोग बता दें, अगर आप स्क्रीन पर जैसे देख रहे होंगे सेशन 2020-22 का रिजल्ट है। इससे पहले के स्टूडेंट का भी हमारे नोट्स, हमारे क्लासेस और हमारे गाइडेंस में एक बेहतरीन तैयारी हुआ है। और इसमें जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे 2020-22 का रिजल्ट, जिसमें नेहा कुमारी चौहान जी, रचिता जी और अरविंद प्रधान जी ने एक बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट किया है। 88-89% तक हमारे गाइडेंस में और हमारे साथ। तो चलिए, अगर आपको भी इनकी तरह तैयारी करना है तो नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, जिसमें आपको PDF फाइल में व्हाट्सएप पर नोट्स प्रोवाइड की जाएगी और साथ ही आपको इस तरह से क्लास भी मिलता रहेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन के साथ साथ आपको एग्जाम टिप्स और गाइडेंस भी मिलता रहेगा। तो झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग फाइनल एग्ज़ाम 2023 यानी झारखंड DLED सेशन 2021-23 का फाइनल एग्ज़ाम 10 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले हैं। ऐसे में हमारी तरफ से हर बार की तरह इस बार भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी गई है, जिनके माध्यम से आप अपनी एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। साथ ही हर बार की तरह इस बार भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन के साथ साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उसका कंप्लीट आंसर के साथ मैराथन क्लास दी जा रही है, जिसमें फाउंडेशन पेपर 1 और फाउंडेशन पेपर 2 का कंप्लीट क्लास दे दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक मिल जाएंगे, या तो आपको प्लेलिस्ट पर लिंक मिल जाएंगे या आप इसी यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में फाउंडेशन पेपर 3, जिसका नाम है विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श, स्कूल इंग्लिश में नाम है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो इसका कंप्लीट क्लास देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने साथियों को भी लिंक शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट्स का एक बेहतरीन तैयारी हो सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में फाउंडेशन पेपर 3 सेशन 2021-23 के लिए तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन आंसर के साथ आपको कंप्लीट मैराथन क्लास देने जा रहे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1, वो है विद्यालय संगठन यानी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले जानेंगे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, फिर उसके बाद स्कूल ऑर्गेनाइजेशन यानी विद्यालय संगठन की विशेषताएं। ठीक है, तो ये जो है चैप्टर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो की स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को अगर आप बाद में कोई स्टूडेंट देख रहा है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तो मुझे उम्मीद है कि पेपर 3 का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से फाउंडेशन पेपर 3 को तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके आपको इस तरह से क्लास देने जा रहा है। बाकी किसी स्टूडेंट्स को ये टाइपिंग नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, और अभी भी अगर कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास समय है, आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1, विद्यालय संगठन के बारे में। तो सबसे पहले विद्यालय संगठन का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएँ क्या है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी विद्यालय की सफलता के लिए उसका निश्चित रूप से संगठन होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी विद्यालय की स्थापना के लिए स्थान, वातावरण, जल, भवन, फर्नीचर, स्कूल और कर्मचारी आदि आवश्यक हैं तथा अभीष्ट साध्य की प्राप्ति के लिए उनका प्रबंध भी करना होता है। परंतु यदि विद्यालय का संगठन ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है तो वह विद्यालय चल ही नहीं सकता। यानी कोई भी एक विद्यालय, कोई किसी भी एक, अगर आप स्कूल के बारे में अगर आप इमेजिन करेंगे तो उस स्कूल में सिर्फ एक बिल्डिंग ही नहीं, बल्कि बिल्डिंग के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ों की होना बहुत ज़रूरी है, और यही सब चीज़ मिलकर बनता है आपका विद्यालय संगठन। जैसे किसी भी एक विद्यालय के स्थापना के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले एक अच्छा वातावरण वाला स्थान चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको जल की व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, स्कूल और कर्मचारी। ठीक है, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तभी एक विद्यालय सही ढंग से चल पाएगा। विद्यालय संगठन को यदि
परंपरागत अर्थ में समझने का प्रयास करेंगे तो इसका संबंध विद्यार्थियों के लिए पढ़ने की व्यवस्था करने मात्र से है। ठीक है, तो प्राचीन परंपरागत अर्थ में अगर इसका जो अर्थ है वो क्या है कि विद्यार्थियों के लिए पढ़ने की व्यवस्था का जो एकमात्र साधन है वो है विद्यालय है। इसके अंतर्गत शिक्षकों की व्यवस्था, समय सारणी यानी टाइम टेबल, बैठने की व्यवस्था तथा कक्षा अध्यापक की जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती है उनकी व्यवस्था आदि की जाती है। विद्यालय संगठन वह संरचना है जिसमें शिक्षक, छात्र, परिनिरीक्षक एवं अन्य व्यक्ति विद्यालय के कार्य को चलाने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। वास्तव में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समस्त उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय तत्व की समुचित व्यवस्था करना ही विद्यालय संगठन कहलाते हैं। यानी कोई भी एक विद्यालय है जहाँ पे आप जानते हैं कि शिक्षक भी होते हैं, छात्र भी होते हैं, और उस विद्यालय का वातावरण, वहाँ पे जल की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था और उन सभी साजो सामान की ज़रूरत जो होना चाहिए कि विद्यालय में, अगर वो नहीं होगा तो एक विद्यालय सही तरीके से संचालित नहीं हो पाएगा। तो विद्यालय संगठन आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो चलिए और थोड़ा सा इसको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो विद्यालय संगठन के अंतर्गत केवल विद्यालय की व्यवस्था ही नहीं आती, बल्कि विद्यालय के विभिन्न तत्वों में सामंजस्य या संबंध वह स्थापित करना भी संगठन के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं है कि विद्यालय की जो व्यवस्था है, जैसे एक बिल्डिंग है, एक टीचर है, कुछ छात्र है, प्रधानाध्यापक है, तो इस तरह का सिर्फ ये व्यवस्था नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़, जैसे लाइब्रेरी है, जैसे उसके बाद आपका लाइब्रेरी के बाद कंप्यूटर रूम है, ठीक है, उसके बाद के स्कूल में बहुत सारी चीज़ होते हैं, तो उन सभी में एक सामंजस्य स्थापित करना होगा। ठीक है, तो ये है कंप्लीट आप लोगों को जानकारी दे दी है। अब बताएंगे कि विद्यालय संगठन के विशेषताएं लिखने के लिए आएगा तो क्या लिखना है। तो कोई भी एक स्कूल है और उस स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। क्या क्या विशेषता है? देखिए, कोई भी एक अगर स्कूल है और वो स्कूल अगर पूरी तरीके से बना हुआ है, जिसमें पूरा साजो सामान, पूरा व्यवस्था है, तो उस स्कूल की कुछ विशेषताएं भी होती है विद्यालय के संगठन की। तो संगठन, पहली बात, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये क्या है? अव्यक्तिगत है। यानी संगठन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि बहुत सारे इसमें व्यक्ति शामिल है। इसीलिए संगठन यानी जो विद्यालय संगठन है एक अव्यक्तिक प्रणाली है, जिसमें मानव के समूह के समन्वित का प्रयत्न कार्य करते हैं, यानी मानव समूह मिलकर इसका काम करते हैं। समन्वय के अपने कुछ नियम होते हैं जिनमें रहकर ही संगठन कार्य करता है। संक्षेप में विद्यालय संगठन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। संगठन कार्य कराने के विज्ञान की एक शाखा तो अनुशासन है। संगठन मानवीय तथा भौतिक स्रोतों में उपलब्ध भौतिक स्रोतों में समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। संगठन व्यक्तियों से कार्य कराने की भी कला है। संगठन पर्यावरण को सुरक्षित रखने और उसे बनाने का भी कार्य करते हैं। संगठन विकास की प्रक्रिया है। संगठन में व्यक्ति व कार्यकर्ताओं को समूह में संगठित रूप से कार्य किया जाता है। तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखना है, किसी भी एक विद्यालय संगठन की विशेषताएं होती है। इसके अलावा बर्नर्ड के शब्दों में, ठीक है, 4 विशेषताएं हैं विद्यालय संगठन का, कि संगठन के सुनिश्चित लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य प्राप्ति हेतु तो संबंधित व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं और कार्यरत व्यक्ति के बीच जो है एक संबंध होता है और समस्त क्रियाओं साधनों में समन्वय होता है। किसका कहना है? बर्नर्ड के शब्दों में। बर्नर्ड क्या कहना है कि सबसे पहले जो संगठन होते हैं उसका एक निश्चित लक्ष्य होते हैं और इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए कुछ व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं और जितने भी लोग कार्य करते हैं उन सभी के बीच एक संबंध होना चाहिए और उन सभी व्यक्ति के द्वारा समस्त क्रिया और साधनों में समन्वय होना चाहिए। ये है बर्नर्ड के शब्दों में विद्यालय संगठन की विशेषता। तो चलिए अब अगला है विद्यालय संगठन के उद्देश्य। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्यालय संगठन के उद्देश्य क्या है, तो चलिए आपको इस टॉपिक में करवाते हैं क्लास। प्रजातांत्रिक विद्यालय व्यवस्था के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। छात्रों के शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिए समुचित अवसर प्रदान करना। ऐसे शिक्षा व्यवस्था करना जिससे बालकों में प्रजातंत्रात्मक मूल्यों की रक्षा के लिए बलिदान एवं प्रेम की भावना का विकास हो। जीवन में यथासंभव पूर्णतया उत्पन्न करना। समाज के लिए ऐसे योग्य नागरिक तैयार करना जिनसे प्रजातंत्र की रक्षा हो सके। तो कोई भी अगर एक विद्यालय संगठन है तो उसका बहुत सारा काम रहता है, ठीक है, उनका बहुत सारा उद्देश्य रहते हैं। जिसमें पहला उद्देश्य है कि किसी भी बालक का, किसी भी छात्रों में जो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास है उनका समुचित रूप से उनको अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक योग्य नागरिक भी तैयार करता है जो प्रजातंत्र की रक्षा कर सके।
सबको शिक्षा प्राप्त करने का भेदभाव रहित समान अवसर प्रदान करना, स्वशासन की छात्रों को शिक्षा प्रदान करना, ये आपका जो है विद्यालय संगठन के उद्देश्य हैं। 6। अब आते हैं विद्यालय संगठन या प्रशासन के सिद्धांत में। तो विद्यालय संगठन या प्रशासन के जो सिद्धांत है उनमें पहला है मानवीय आधार। विद्यालय व्यवस्था का सीधा संबंध अध्यापक, छात्र और उनके अभिभावकों से है। अतः इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि व्यवस्था में इस मानवीय आधार का हनन ना हो, क्योंकि इस आधार के समाप्त होते ही विद्यालय एक यंत्र बनकर रह जाता है और कोई भी यंत्र बिना चलाए अपने आप नहीं चलता। तो सबसे पहले इसका सिद्धांत है विद्यालय संगठन या विद्यालय प्रशासन का कि मानवीय आधार है, और जो विद्यालय की व्यवस्था होती है, जो विद्यालय की स्थापित होती है, तो उनका सीधा संबंध है किसके साथ? एक टीचर के साथ, कुछ छात्रों के साथ यानी उस स्कूल के छात्र के साथ, और अभिभावक यानी उस बच्चे के पेरेंट्स के साथ। उसके बाद है विद्यालय संगठन के सिद्धांत में आता है सामूहिक उत्तरदायित्व। विद्यालय व्यवस्था में दूसरी बात यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि विद्यालय जो है समाज की निर्माणशाला है, अर्थात विद्यालय समाज के अंदर जीवन यापन करने की कला को सिखाया जाता है। इस रूप में विद्यालय और समाज इन दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। अतः विद्यालय व्यवस्था को समाज और दोनों के निकट रखना करना चाहिए। यानी ये कोई भी स्कूल हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी एरिया में हो, वो जो विद्यालय है उसका सीधा सीधा संबंध है उस एरिया के, उस समाज के साथ। तो जो भी विद्यालय की व्यवस्था होगी उसके साथ जिम्मेदारी होगी, वो समाज के साथ भी उसका पूरा होता है। इसीलिए समाज के साथ विद्यालय का यहाँ पे संबंध स्थापित होती है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व तो होती है विद्यालय और समाज का। तो विद्यालय संगठन का अगला है सहयोग और सहकारिता। तो कोई भी अगर विद्यालय संगठन है तो उसमें क्या सहयोग और सहकारिता होगा? तो विद्यालय प्रबंधन में एक बात यह विशेष रूप से ध्यान में रखने योग्य है कि प्रधान अध्यापक एवं छात्र और अध्यापक आदि इन सबसे सहयोग के आधार पर विद्यालय प्रबंधन की नींव रखी जाए। दूसरे शब्दों में व्यवस्था का तात्पर्य सहयोगपूर्ण जीवन से लगाना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे देखिए एक स्कूल है और स्कूल में एक प्रिंसिपल होते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं। तो प्रिंसिपल और जो टीचर है, हेडमास्टर और टीचर्स के बीच एक मधुर संबंध होना चाहिए, एक ऐसा संबंध जिससे विद्यालय की कार्यशैली आसानी से पूरा हो सके। इसी तरह से कभी अगर कोई कक्षा है, उस कक्षा में बालक रहेंगे, छात्र रहेंगे, अलग अलग छात्र रहेंगे, तो और एक टीचर पढ़ाएंगे, तो बच्चे और टीचर के बीच एक परस्पर संबंध होना चाहिए, एक बेहतर संभव होना चाहिए। ये है सहयोग एवं सहकारिता। विचार विनिमय के आधार पर, विचार विनिमय से तात्पर्य है कि प्रबंधन की कमी के विषय में प्रधानाध्यापक, अध्यापक और छात्र आपस में मिलकर विचार विमर्श करें और पारस्परिक सहयोग की भावना से उसे ठीक करें। तो किसी भी विद्यालय संगठन में विचार विनिमय बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रबंधन की अगर कमी होगा, किसी भी मैनेजमेंट की अगर कमी होगा किसी स्कूल में, तो वहाँ पे अगर उस चीज़ को ठीक करने के लिए प्रयत्न की जाए, कोशिश की जाए, तो इसके लिए वहाँ के हेडमास्टर, वहाँ के टीचर्स और वहाँ के स्टूडेंट्स सब आपस में मिलकर विचार विमर्श करके ही इस चीज़ का हल निकाल सकते हैं। इसके बाद है गतिशीलता और अनुकूलता। प्रबंध में परंपरागत रूढ़ियों का अनुगमन करना इसे जटिल एवं जड़ बनाता है। इसीलिए स्कूल प्रबंधन में गतिशीलता का होना परम आवश्यक है। इसके अलावा जैसे जैसे समाज में परिवर्तन हो वैसे वैसे इसे भी परिवर्तित करके समाज के अनुकूल बनाना चाहिए। यानी देखिए कोई भी स्कूल है, अगर वो गतिशीलता नहीं होगी, अगर वो रूढ़िवादिता से जकड़े होंगे, तो ऐसे में उसका सफल होना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए स्कूलों को गतिशीलता होनी चाहिए, अनुकूलता होना चाहिए। इसके साथ ही स्पष्टता एवं सुनिश्चितता होनी चाहिए। स्कूल के साथ जो है स्पष्टता और सुनिश्चितता होनी चाहिए। किसी प्रकार संशय या अनिश्चितता प्रबंध की सबसे बड़ी कमी माना जाता है। इसीलिए विद्यालय प्रबंधन में स्पष्टता एवं सुनिश्चितता का होना आवश्यक है। उसके बाद है प्रत्येक बात को महत्व देना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रबंधन में किसी बात को बहुत मामूली समझकर उसकी उपेक्षा कर दी जाती है और आगे चलकर वही बात प्रबंधन के लिए बड़ी समस्या का रूप धारण कर लेती है। यानी एक विद्यालय संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर एक बात को महत्व देना है और ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा चीज़ छोड़ दी जाए जिससे विद्यालय प्रबंधन में समस्या आ सके। प्रबंधन को साध्य ना मानकर साधन मानना। विद्यालय व्यवस्था का लक्ष्य है शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करना, अर्थात
स्कूल प्रबंध शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति का साधन मात्र होता है। इसे साध्य ना मानकर साधन ही मानना चाहिए। उसके बाद है 9 नंबर स्वशासन का अवसर। स्वशासन का अवसर मतलब हो गया यहाँ पे कि विद्यालय प्रबंधन में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें छात्रों को स्वशासन का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। और लास्ट है आपका समुचित तत्वों का प्रभावशाली ढंग से उपयोग। विद्यालय में कुछ भी हो, जैसे लाइब्रेरी होते हैं, भवन होते हैं, खेल का मैदान होगा, फर्नीचर होगा, सहायक उपकरण होगा, धन आदि भौतिक तत्वों का उचित ढंग से उपयोग, ये सारा चीज़ का उचित और सही तरीके से इसका उपयोग होना चाहिए, तभी एक विद्यालय संगठन सक्सेसफुल होगा। ये रहा विद्यालय संगठन का कंप्लीट क्लास। अब आप लोगों को टॉपिक नंबर 2 विद्यालय प्रशासन या प्रबंधन, इसका कंप्लीट क्लास देंगे और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो विद्यालय प्रशासन या प्रबंधन और इनका क्षेत्र और कार्य। आधुनिक युग में शिक्षा का बहुत ज़्यादा विकास होने के कारण शैक्षिक प्रशासन के कार्य में वृद्धि हुई है। शैक्षिक प्रशासन में लगे सभी व्यक्ति शिक्षा संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त करके शिक्षा जगत की सेवा करने की भावना रखते हैं। आप सभी जानते हैं कि आज का जो आधुनिक युग है, मॉडर्न जनरेशन है, इसमें हर चीज़ के साथ साथ शिक्षा का विकास हुआ है। और आप किसी भी स्कूल में जाएं या किसी भी स्कूल की अगर आप इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे, तो आप सोचिए आज से पहले 10 साल 20 साल पहले जो स्कूलों में जो चीज़ होता था, क्या वो आज के ज़माने में उतना उस तरह का हो रहा है? नहीं। आज के ज़माने में काम जो है, उस कार्य क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यही कहना है कि विद्यालय जो प्रशासन प्रबंधन का जो कार्य क्षेत्र है वो आज के मॉडर्न जनरेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो शैक्षिक प्रशासन के माध्यम से ही विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थानों के सभी कार्य को संपन्न किया जाता है। और इन सभी काम को कौन कंप्लीट करता है? तो शैक्षिक प्रशासन और प्रशासन में लगे हुए सभी व्यक्ति। तो प्रशासन के कार्यों की संख्या भी बहुत अधिक हो गई है। अमेरिका के जन प्रशासन विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान लूथर गुलिक ने प्रशासन के 7 प्रकार के कार्य का वर्णन किया है। तो यहाँ पे लूथर गुलिक ने क्या किया है? कार्य का वर्णन किया है विद्यालय प्रशासन का। उसका एक थ्योरी दिया है POSDCORB, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि विद्यालय संगठन जो है और प्रशासन जो है या प्रबंधन, इसका कार्य क्षेत्र क्या है? तो चलिए इसका आंसर देते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है कि विद्यालय संगठन या प्रशासन या प्रबंधन का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। बुनियादी तौर पर विद्यालय प्रबंधन के निम्नलिखित तथ्य हैं। तो एक एक करके आपको यहाँ पॉइंट वाइज समझाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा और बाकी चीज़ आपको लिखना है। अब करना क्या है? कॉपी निकालिए और विद्यालय संगठन, प्रशासन और प्रबंधन का अगर कार्य क्षेत्र क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, तो आपको बस पॉइंट, ये सब पॉइंट लिखिए। योजना बनाना, प्लानिंग। उसके बाद सेकेंड में है आपका बजट बनाना यानी बजटिंग। उसके बाद संगठन बनाना यानी ऑर्गेनाइजिंग। तो ये क्या क्या है, चलिए एक एक करके आपको अब हम डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला विद्यालय संगठन या प्रशासन प्रबंधन का कार्य है योजना बनाना। देखिए कोई भी अगर आप खुद से भी सोचिए, कोई भी आप काम करना स्टार्ट किए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? योजना बनाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी आप DLED का एग्जाम देने वाला है 10 अक्टूबर से, तो आप क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट तो आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें जो है फाउंडेशन पेपर में, हर पेपर में हमें 8 सवाल पूछेगा, तो हमें हर पेपर में 5 सवाल का आंसर देना है। तो उस तरह से आप क्या कर रहे हैं? उसका प्लानिंग करके अभी घर में जो है प्रैक्टिस कर रहा है कि 3 पेज 4 पेज 5 पेज करके लिखने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से पहले आप प्लानिंग कर रहे हैं कि कितना लिखना है, क्या लिखना है। तो इस तरह से हर काम में योजना बनाई जाती है। तो इसी तरह से विद्यालय का जो संगठन है, प्रशासन है, उसमें भी योजना बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यही है कि योजना बनाना सभी प्रकार के प्रबंधन का मुख्य तत्व है। प्रबंधन और प्रशासन में योजना का अर्थ है कुछ समस्याओं का कार्य पर निर्णय लेने या काम करने के लिए तैयार होना। यह एक ऐसी क्रिया है जो भावी कार्य विभाजन की ओर अग्रसर करती है। तो एक चीनी में कहावत है कि यदि आप 1 वर्ष की योजना बनाते हैं तो एक अन्न बो, यदि आप 10 वर्ष की योजना बनाते हैं तो वृक्ष बो, और यदि आप 100 वर्ष की योजना बनाते हैं तो मनुष्य बो। शिक्षा का कार्य प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में मनुष्य का पालन पोषण करना है और इसका फल 100 वर्षों के पश्चात मिलता है। यानी यहाँ पे जो चीनी में कहावत कहा गया है कि अगर आप 1 साल का योजना बनाते हैं तो आप अन्न बो, आपको 1 साल बाद इसका फल मिल जाएगा। अगर आप 10 वर्ष की योजना बनाते हैं तो आपको वृक्ष बोना है और 10 साल तक आपको जो है फल और फूल मिलेंगे। लेकिन अगर आप 100 साल का योजना बनाते हैं तो आपको मनुष्य का विकास करना होगा, एक बालक का विकास करना होगा, तभी 100 साल तक वो आप रिजल्ट देख सकते हैं।
तो शिक्षा का कार्य प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में मनुष्यों का पालन पोषण करना है और इसका फल 100 वर्षों के पश्चात मिलता है। अतः कुशल योजना शिक्षण संस्था के लिए विशेष महत्व रखती है। योजना को प्रबंधन का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। क्रिया की सफलता के लिए योजना बहुत आवश्यक है। अब आगे बजट बनाना। तो कोई भी विद्यालय संगठन प्रशासन या प्रबंधन है तो उसमें बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना बजट का कोई भी काम नहीं हो पाएगा। एक आप इतने बड़े स्कूल की कल्पना करेंगे और उसमें अगर बजट पैसा नहीं रहेगा तो वो स्कूल चलेगा नहीं चल पाएगा। तो बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। किस में कितना खर्चा होना चाहिए, किस में खर्चा को बचाना चाहिए, ये सारा चीज़। तो बजट बनाना यानी बजटिंग। किसी भी संस्था के सहज संचालन के लिए बजट अत्यंत आवश्यक संसाधन है। यह प्रबंधन का इतना महत्वपूर्ण अंग है कि इसके बिना संगठन, प्रशासन एवं उस प्रबंधन के उचित संचालन में बाधा पड़ सकती है। धन के बिना किसी काम, किसी योजना, किसी क्रिया का संचालन नहीं किया जा सकता है। प्रबंधन और संचालन के लिए सावधानी से बजट बनाने की आवश्यकता होती है। बजट आय एवं व्यय का अनुमान लगाने की प्रतिक्रिया है। व्यय में अत्यंत आवश्यक बातों की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो इस तरह से बजट बनना चाहिए कि आय और व्यय का अनुमान लगाने के लिए कि एक जो बजट होगा उस बजट के आधार पर सारा चीज़ किया जा सके। तो ये है बजट बनाना। और अगला इम्पॉर्टेंट जो किसी भी विद्यालय प्रशासन के लिए, प्रबंधन के लिए जरूरी है, वो है संगठन बनाना। जैसे एक स्कूल में टीचर भी होते हैं, उसमें आपका बहुत सारे कर्मी भी होते हैं, उसके बाद बहुत सारे स्टाफ के अलावा छात्र भी होते हैं। तो इन सभी के बीच एक संगठन जब तक नहीं बनाया जाएगा तब तक वो स्कूल जो है चलना मुश्किल है। तो संगठन विद्यालय प्रबंधन का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसका संबंध विधिवत प्रबंधन से है ताकि समूचे कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। यह नियमों, कार्यविधियों, समय सूचियों, वस्तुओं के प्रबंध तथा अन्य सुविधाओं के साथ संबंधित है। इसके दो पक्ष हैं। भौतिक उपकरण, जिसमें पर्याप्त भौतिक व्यवस्था कुशल विद्यालय प्रबंधन की पहली आवश्यकता है। ठीक है, तो संगठन बनाने के लिए कुछ यहाँ पे दो पक्ष दिया गया है। पहला है भौतिक उपकरण और दूसरा है मानवीय व्यवस्था। तो कोई भी स्कूल है, अगर उस स्कूल के बारे में अगर आप कल्पना करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ संगठन बनता है, दो चीज़ों का। एक भौतिक उपकरण, यानी स्कूल में ऐसे बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है जो भौतिक होती है, जैसे भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, संग्रहालय, व्यायामशाला, कला कक्षा, खेल का मैदान, श्रव्य साधन, ये सभी। इसके अलावा मानवीय व्यवस्था भी आती है, ह्यूमन इक्विपमेंट, जिसमें अध्यापक आती है, प्रधान अध्यापक आती है, विद्यार्थी आते हैं, स्टाफ आते हैं, ठीक है, गैर अध्यापक होते हैं, निरीक्षण स्टाफ होते हैं, माता पिता होते हैं, ये सारे चीज़। इसके अलावा बात की जाए तो एक और अगला है आदेश प्रदान करना। इसमें विभिन्न कार्य सम्मिलित होते हैं, जैसे शिक्षण का उद्देश्य, ठीक है, पाठ्यक्रम का निर्माण। तो ये सभी चीज़, जो टाइम टेबल का निर्माण, श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग, चार्ट, नक्शा आदि का निर्माण, तो इनके लिए एक आदेश प्रदान भी जो है विद्यालय संगठन का महत्वपूर्ण अंग है और ये आपका मैक्सिमम प्रधान अध्यापक करते हैं। इसके अलावा है निर्देशन देना, यानी डायरेक्टिंग करना। इसका अर्थ है कि कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा निर्देशन। तो इसके साथ साथ आपका एक और है नियंत्रण करना। प्रभावशाली नियंत्रण शिक्षा प्रबंधन, संगठन और प्रशासन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। नियंत्रण का अर्थ है काम की पड़ताल करना। इसमें निरीक्षण की समूची प्रक्रिया सम्मिलित है। प्रशासन अधिकारियों को शिक्षा के विभिन्न तत्वों का निरीक्षण करना होता है। 7 नंबर पॉइंट है रिकॉर्ड करना और रिपोर्ट तैयार करना। तो किसी भी स्कूल में संगठन, प्रशासन को चलाने के लिए रिकॉर्ड करना भी और रिपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग भी संगठन, प्रबंधन एवं प्रशासन की आवश्यक तत्व है। विद्यालय के सभी रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से तैयार करना और संबंधित व्यक्तियों, माता पिता, उच्च अधिकारी आदि को आवश्यक रिपोर्ट भेजना प्रबंधन एवं प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये पूरा अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इतना समझ लीजिए कि जो एक स्कूल है, एक स्कूल में जो काम होते हैं उन कामों को एक चलाने के लिए एक प्रशासन होते हैं, एक संगठन बनाना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों में क्या क्या ज़रूरी है ये सारा चीज़ आपको इस तरह से पॉइंट करके लिखना है। अगला है मूल्यांकन करना, यानी इवेल्युएटिंग। मूल्यांकन संगठन, प्रबंधन एवं प्रशासन प्रक्रिया का एक और महत्वपूर्ण तथ्य है। मूल्यांकन में होता क्या है, इसमें जो है जांचा जाता है, जिसमें भावी सुधार और विकास की ओर अग्रसर के लिए मूल्यांकन किया जाता है। तो इस तरह से आपको 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्यालय भवन। तो विद्यालय भवन से आप क्या समझते हैं, इसका भौतिक वातावरण कैसा होना चाहिए, तो इस रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को आपको कई तरह से घुमा के पूछ सकता है कि एक विद्यालय
का स्थापना करना है तो इसके लिए किस तरह का वातावरण होना चाहिए, किस तरह का भौतिक वातावरण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अगर इस तरह से कुछ भी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए, अगर आपको ये पूछा जाए कि विद्यालय का कहाँ होना चाहिए, विद्यालय का वातावरण कैसी होनी चाहिए, तो आपको ये वाला आंसर लिखना है। क्या लिखना है? तो स्कूल बिल्डिंग, विद्यालय भवन। विद्यालय भवन एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत स्थिति, इमारत, खेल का मैदान, फर्नीचर, यंत्र, पुस्तकालय, छात्रावास और अन्य साज सज्जा आती है। जब तक विद्यालय की स्थिति का चुनाव उपयुक्त ढंग से नहीं किया जाएगा तब तक कि विद्यालय की इमारत को उपयुक्त ढंग से नियोजित एवं निर्मित करके भी उससे पूर्ण लाभ नहीं उठाया जा सकता है। क्योंकि सबसे ज़रूरी है स्कूल कहाँ पे होना चाहिए, स्कूल में क्या क्या होना चाहिए, फर्नीचर, अलमारी, जितनी सारी चीज़ें हैं। अगर हॉस्टल, लाइब्रेरी, ठीक है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी का सामान, ये सारे जब तक एक स्कूल में नहीं होगा तब तक वो एक स्कूल बिल्डिंग नहीं कह सकता है और वो सफल संचालन भी नहीं हो सकता है। तो एक विद्यालय भवन में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या हमें उसमें भौतिक वातावरण बनाना चाहिए, तो ये सारा चीज़ मिलके ही विद्यालय भवन बनता है। विद्यालय की स्थिति का प्रभाव विद्यालय की पूर्ण शैक्षिक व्यवस्था एवं छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर भी पड़ता है। विद्यालय के लिए क्या क्या चाहिए? तो पहले उपयुक्त भूमि चाहिए, उचित पास पड़ोस चाहिए, शुद्ध जल चाहिए, वायु एवं प्रकाश भी चाहिए। ये सारा चीज़ अनिवार्य है। अच्छी स्थिति के साथ साथ भवन का भी उपयुक्त ढंग से निर्माण हो तो शैक्षिक वातावरण अधिक उत्तम होगा। आज की शैक्षिक आवश्यकताएं प्राचीन युग से बहुत अधिक भिन्न है। पहले तो गुरुजन पेड़ के नीचे अपने थोड़े से शिष्यों को चटाई पर बैठाकर मौखिक रूप से विद्या पठन करते थे और ऐसे में उसको ज़्यादा साधन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी आज के जो मॉडर्न जनरेशन है बहुत जटिल युग है और इस जटिल युग में विज्ञान एवं मनोविज्ञान की उन्नति भी हुई है, जिसके साथ सीखने और सिखाने की विधियाँ भी अब सरल नहीं रहा है। अब विद्यालय में प्रत्येक विषय एवं क्रिया के लिए विशेष प्रकार के उपकरण चाहिए, साज सज्जा चाहिए, सामान चाहिए, यंत्र चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, लाइब्रेरी में किताब चाहिए। अतः विद्यालय अपने उद्देश्यों की प्राप्ति एवं कर्तव्यों का पूर्ण निर्वाह तभी कर सकता है जब समस्त विद्यालय भवन उसकी अर्थात उसकी स्थिति, इमारत एवं साज सज्जा आदि सभी उपयुक्त हो। पूछा जाए कि विद्यालय के भौतिक वातावरण यानी फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए तो आपको क्या आंसर लिखना है, चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले आप लोगों को इसको अगर मोटे तौर पर बताया जाए तो विद्यालय के भौतिक वातावरण का मतलब हो गया कि एक विद्यालय की स्थापना ऐसे किस जगह पर होना चाहिए जो कि उसको उचित माहौल तैयार कर सके, ना कि शोरगुल आसपास हो, ना ही गंदगी हो। तो इस तरह का चीज़ को ध्यान में रखना होगा। तो चलिए इसके बारे में आपको अब क्लास देते हैं कंप्लीट। हमारे देश में हजारों विद्यालय सुविधाजनक तथा सौंदर्यपूर्ण वातावरण में स्थित होने के बजाय ऐसे स्थानों में स्थापित है जहां उनका पास पड़ोस अत्यंत दूषित एवं अस्वस्थ पाए जाते हैं। यानी अगर हमारे देश की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय आपको देखने को मिलेंगे जो ना ही किसी खास सुविधाजनक और सौंदर्यपूर्ण वातावरण में है, बल्कि बहुत सारे ऐसे स्कूल है जो गंदगी और अस्वच्छ वातावरण के और आसपास जो है ऐसे दूषित और अस्वस्थ मतलब परिस्थिति है जहाँ पे विद्यालय स्थापित है। तो बहुत से विद्यालय भवन ऐसे पर स्थानों पर बनाए हुए हैं जहाँ का वातावरण ना तो शोरगुल से मुक्त है और ना ही कूड़े के ढेरों, सीलन और कीचड़ आदि से। इस गंदगी के कारण वहाँ मक्खी, मच्छर तथा बीमारियों का प्रकोप निरंतर बना रहता है। देश के लाखों बालक तंग अंधेरी गलियों में स्थित अस्वच्छ एवं अस्वस्थ विद्यालय भवन में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो एक विद्यालय की स्थापना के पीछे उसका भौतिक वातावरण बहुत ज़रूरी है और अगर वो विद्यालय किसी गंदगी स्थानों पर है, किसी अस्वच्छ वातावरण के आसपास है, शोरगुल वाले हिस्से जगह पे है, तो वहाँ पे बच्चों को शिक्षा प्रदान करना एक कठिनाई पैदा होती है। तो बहुत से विद्यालय टूटे फूटे भवनों में स्थित होने के कारण असुरक्षित भी है। कई विद्यालय ऐसे हैं जो सड़क के किनारे हैं, यानी बहुत से ऐसे विद्यालय होंगे देखने को मिलेगा जो सड़क के किनारे है, बहुत अच्छा माहौल है चारों तरफ, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर मोटर गाड़ियों, बसों, घोड़ा गाड़ियों, साइकिलों आदि का बराबर आना जाना लगा रहता है। तो इसमें बच्चों के लिए क्या है, रिस्क है और मनुष्यों के जमघट भी लगे रहते हैं। विद्यालय की स्थापना के लिए ऐसे स्थान कदापि उपयुक्त नहीं है। बालकों की सुरक्षा के विचार से विद्यालय नदी, झील, तालाब आदि के निकट भी ना हो तो अच्छा है। लाखों छात्र किराए के ऐसे भवनों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जो शैक्षिक दृष्टिकोण से बिल्कुल उपयुक्त नहीं हैं। इसमें कक्ष अत्यधिक छोटे हैं तथा उनमें प्राकृतिक
वायु प्रसरण एवं प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है, जिससे छात्रों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन सब बातों के अतिरिक्त बहुत से विद्यालयों में आज की शिक्षा की परिवर्तित एवं बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उचित ढंग से विस्तार करना भी संभव नहीं है। विद्यालय केवल वह स्थान नहीं है जहां परंपरागत विषयों का शिक्षण परंपरागत ढंग से किया जाता है, बल्कि यह बालक का एक ऐसा घर जैसा होना चाहिए जहां वह अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों को सुविधापूर्वक व्यतीत कर सके और अपने को भविष्य में सफल और सुखी जीवन के लिए तैयार कर सके। यानी विद्यालय की स्थापना ऐसे वातावरण में होनी चाहिए जो साफ, स्वच्छ और शोरगुल से मुक्त हो, ताकि साफ स्वच्छ तो वातावरण होना चाहिए, साथ ही उसका शोरगुल से भी मुक्त होना चाहिए। इस तरह से ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चों को शांत जीवन में अपने जीवन का जो प्रारंभिक एज है उस एज काल को वो सुविधापूर्वक जीवन व्यतीत कर सके और फ्यूचर के लिए अपना जीवन सुखी जीवन तैयार कर सके। विद्यालय में प्रयोगशालाओं का महत्व है। इनके द्वारा बालक क्रिया करके व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। आज के मनोवैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में ऐसे ज्ञान की अत्यधिक मांग भी है। अतः विद्यालयों में प्रयोगशालाओं की व्यवस्था होने से छात्र शिक्षा से लाभ उठा सकते हैं। शारीरिक एवं सांस्कृतिक उन्नति का महत्व मानसिक या बौद्धिक विकास से कम नहीं है। इसलिए खेलों के मैदान और सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्रियाओं के लिए हॉल की भी व्यवस्था विद्यालय योजना के अंतर्गत करना चाहिए। तो इस तरह से आपको पॉइंट वाइज ये सबको लिखना है और आपको कंप्लीट समझा दिया है कि एक विद्यालय का भौतिक वातावरण कैसा होना चाहिए। बस लेकिन इस जितना भी आप लोग को यहाँ पे हम बताएं इसको आप लोग पॉइंट करके लिखना है, ठीक है, एग्जाम में। तो अगर आप किसी विद्यालय भवन के नियोजन कर रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं तो कौन कौन सा ध्यान आप रखना है, तो प्रिकॉशंस फॉर द प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्कूल बिल्डिंग। तो चलिए क्या क्या है ध्यान रखने योग्य बातें एक स्कूल भवन स्कूल बिल्डिंग के नियोजन और निर्माण में। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि विद्यालय भवन के नियोजन एवं निर्माण में शिक्षा शास्त्री, समाजशास्त्री, स्थापत्य कलाकार, इंजीनियर, स्वास्थ्य विज्ञान विशेषज्ञ एवं अर्थशास्त्री के मिश्रित प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है। यानी अगर एक विद्यालय भवन का नियोजन और निर्माण किया जाए तो इसके लिए किसी विद्वान ने एक कहावत कहा है कि इसके लिए आपको सभी चीज़ चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षा शास्त्री चाहिए, समाजशास्त्री चाहिए, एक कलाकार चाहिए, इंजीनियर चाहिए, स्वास्थ्य विज्ञान विशेषज्ञ चाहिए और साथ साथ एक अर्थशास्त्री। शिक्षा शास्त्री और समाजशास्त्री समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शैक्षिक उद्देश्यों का ज्ञान प्रदान करते हैं, जिनकी पूर्ति के लिए विद्यालय भवन का निर्माण किया जाना है। स्थापत्य कलाकार विद्यालय भवन का प्लान प्रस्तुत करने में सहायता देता है। इंजीनियर का काम क्या है, तो इंजीनियर उपयुक्त व्यक्तियों के विचारों को व्यावहारिक रूप देने में सहायता करता है। स्वास्थ्य विज्ञान विशेषज्ञ स्वास्थ्य रक्षा के दृष्टिकोण से विद्यालय भवन के निर्माण में अपना योगदान करता है। अर्थशास्त्री यह देखता है कि उपलब्ध धनराशि से किस प्रकार अधिक से अधिक उपयुक्तता प्राप्त की जा सकती है। यदि इसके नियोजन एवं निर्माण में ये सब लोग मिलकर कार्य नहीं करेंगे तो शैक्षिक आवश्यकताओं व उद्देश्यों की पूर्ति करना कठिन होगा तथा धन एवं श्रम का भी अपव्यय हो सकता है। इनके ज्ञान के आधार पर उस क्षेत्र में शैक्षिक व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इसीलिए एक कहावत के आधार पर इस तरह से आपको ये आप लिख सकते हैं। छोटा सा चीज़ है, एक विद्यालय के निर्माण के लिए एक विद्वान ने इस तरह से शिक्षा शास्त्री, समाजशास्त्री, स्थापत्य कलाकार, इंजीनियर, स्वास्थ्य विज्ञान विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री का इंपॉर्टेंस बताया है और उसको आप लोग अगर एक्सप्लेन करते जाएंगे तो आपका बहुत सारे यहाँ पे अपने आप राइटिंग हो जाएगा। तो एक अच्छे विद्यालय भवन की कुछ विशेषताएं होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्कूल बिल्डिंग, तो एक अगर अच्छा विद्यालय भवन की विशेषता बताई जाए तो क्या क्या है, चलिए आपको दिखाते हैं। पॉइंट नंबर 1, विद्यालय के लिए पर्याप्त स्थान का होना। यानी विद्यालय ऐसा ना हो कि विद्यालय की जगह बहुत छोटा है। विद्यालय के जितना स्थान होना चाहिए, खाली जगह होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, उतना स्थान उनके लिए होना जरूरी है। स्थान का स्वास्थ्यवर्धक वातावरण में होना, यानी आसपास कोई गंदगी ना हो, ठीक है, शांत जो है स्वास्थ्यवर्धक, यानी बच्चों को किसी भी तरह का कोई स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े, इस तरह का विद्यालय का वातावरण होना चाहिए। वैज्ञानिक ढंग से बनावट होनी चाहिए, ठीक है, यानी जो स्कूल का बिल्डिंग होगा वो आपका वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए। सामर्थ्यता, उपयोगिता, कम लागत तथा लचीलापन, यानी स्कूल का जितना भी स्कूल की स्थापना होगी उसमें कम से कम लागत हो और लचीलापन हो और एक वैज्ञानिक ढंग से बनावटी भी हो। विद्यालय से क्षेत्र की सुरक्षा, विद्यालय भवन को दुर्घटनाओं से बचाना, विद्यालय भवन की सजावट, ठीक है। तो ये रहा विद्यालय से रिलेटेड। अब चौथा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिलेख। और अभिलेख से कई बार क्वेश्चन, अगर आप पिछले 7 साल 8 साल का क्वेश्चन उठा के चलिए तो हर एक बार बाद इस क्वेश्चन को जरूर देखने मिला, कभी कभी रिपीट भी होता है। तो चलिए इसका भी कंप्लीट क्लास देते हैं।
तो जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी भी आप लोगों का लाइक और कमेंट बहुत कम आता है, तो अपना कमेंट जरूर कीजिए। कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो क्लासेस और एग्जाम की तैयारी कैसा चल रहा है आप लोगों का, ये भी बताइए। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि सबका बेहतरीन तैयारी होता रहे। और इसी तरह से आप लोग आने वाले दिनों में झारखंड जेटेट की भी तैयारी करवाने की पूरी संभावना इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब कर रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों के लिए बहुत कुछ आने वाले दिनों में आप लोगों को हमारी तरफ से आप लोगों को मदद जरूर मिलेगा। अभिलेख, अभिलेखों की आवश्यकता, अभिलेखों के प्रकार और अभिलेख में सावधानियाँ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिलेख क्या है, अभिलेखों की आवश्यकता क्यों है, अभिलेखों के प्रकार क्या है और अभिलेखों के सावधानियाँ। तो देखिए एक ही टॉपिक में क्लियर करेंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभिलेख से तात्पर्य है किसी योजना का लिपिबद्ध रिकॉर्ड, अर्थात किसी काम के लेन देन संबंधी रिकॉर्ड को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख क्या है, यानी रजिस्टर। आपको अभिलेख मतलब हो गया किसी चीज़ का जो है कोई काम है, उस काम के लेन देन को एक रिकॉर्ड करके रखना। यह अभिलेख यदि स्कूल से संबंधित है तो इसे स्कूल अभिलेख कहते हैं। तो अगर कोई अभिलेख, रिकॉर्ड तो कोई भी रख सकता है, किसी बिजनेसमैन भी रख सकता है अभिलेख, लेकिन अगर स्कूल से संबंधित है तो वो स्कूल अभिलेख है। और आपको एग्जाम में स्कूल अभिलेख के बारे में लिखना है। तो स्कूल से संबंधित होने का अभिप्राय है कि स्कूल में विभिन्न पक्षों जैसे शिक्षक, छात्र, कर्मचारी, छात्र प्रवेश परीक्षा, पुस्तकालय और शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों आदि की प्रगति का नियमित लेखा जोखा रखना है। इससे स्कूल के संबंध में विविध पक्षों की जानकारी मिलती है। तो इतने सारे चीज़ों को आप कहाँ रखेंगे, इसके लिए आपको कोई एक रजिस्टर होना चाहिए, आपके पास एक ऐसा किताब होना चाहिए जहाँ पे इन सभी चीज़ों का एक संग्रह रहे, और इसी संग्रह को रखा जाता है एक अभिलेख में। तो इन सब रिकॉर्ड को कहा जाता है अभिलेख। स्कूल की सफलता हेतु शिक्षक, छात्र, अभिभावक और सरकारी संस्था आदि में समन्वय स्थापित करना होता है। इस समन्वय हेतु अनेक लेख जोख और रिकॉर्ड रखने होते हैं। इन्हीं रिकॉर्ड से पता चलता है कि स्कूल का इतिहास क्या है, स्कूल की प्रगति कैसे हुई है और विकास की दिशा और दशा क्या कर रही है। तो एक अभिलेख एक स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्कूल से रिलेटेड, स्कूल का अटेंडेंस से लेकर सब कुछ रिकॉर्ड रहता है। स्कूल में बच्चा कब एडमिशन हुआ है, तो इससे इतिहास भी पता चलता है, प्रेजेंट भी पता चलता है और आने वाले फ्यूचर के बारे में भी अभिलेख से पता चलता है। अब क्वेश्चन आता है कि अभिलेख के कितने प्रकार हैं। तो स्कूल में अनेक गतिविधियां संचालित होती है। आप जानते हैं सिर्फ स्कूल में आपका अटेंडेंस से नहीं बल्कि बहुत सारे काम होते हैं स्कूल में चलते हैं, और उन सभी को, जैसे लाइब्रेरी हो गया, आपका जो है अलग से खेलकूद हो गया, खेलकूद का सामान भी वितरण करना होता है। तो हर चीज़ का अलग अलग अभिलेख होते हैं। तो अभिलेख का प्रकार है, इन गतिविधियों से संबंधित सूचनाएँ भी अलग अलग होती है। इन अभिलेखों में भी कई प्रकार के होते हैं। स्कूल में मुख्य रूप से रखे जाने वाले अभिलेख को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जो स्कूल में अगर अभिलेख के बारे में पूछा जाए तो कौन कौन से प्रकार है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से प्रकार है। टोटल आपको 5 प्रकार के अभिलेख देखने को मिलेगा स्कूल में। पहला है छात्र अभिलेख। इस अभिलेख में छात्रों की संख्या, नाम, आयु, पता, विषयवार एवं कक्षा अनुसार संख्या आदि जैसे विविध सूचनाओं का संकलन किया जाता है। तो पहला आपका छात्र अभिलेख हुआ। दूसरा प्रशासनिक अभिलेख। यह भी अभिलेख है जिसमें स्कूल का इतिहास, स्कूल के उद्देश्य, आदेश, विकास और सेवा की स्थितियां, परिस्थितियां तथा राज्य के विभागों से पत्र व्यवहार आदि का संकलन किया जाता है। ठीक है, जिसमें प्रशासनिक अभिलेख मतलब जो प्रशासन के लिए स्कूल के इतिहास, स्कूल के रिकॉर्ड रखा जाता है। उसके बाद है शैक्षिक अभिलेख। इन अभिलेखों में मुख्य रूप से शिक्षक उपस्थिति, शैक्षिक अभिलेख में स्कूल जो टीचर आते हैं, टीचर का अटेंडेंस होते हैं वो, तो टीचर उपस्थिति प्रेजेंटेशन, रजिस्टर, छात्र उपस्थिति, छात्र प्रवेश और छोड़ने का रजिस्टर, छात्रों की मासिक प्रगति, दंड का रजिस्टर। तो ये रजिस्टर जितने भी है अभिलेख है, स्थानांतरण रजिस्टर, आंतरिक परीक्षा, अंक रजिस्टर। तो इस तरह की चीज़ों को शैक्षिक अभिलेख कहा जाता है, जो शिक्षा से रिलेटेड स्कूल में जो दी जाती है उससे संबंधित जितनी सारी अभिलेख होती है वो शैक्षिक अभिलेख में आता है। उसके बाद चौथा होता है वित्त संबंधी अभिलेख, जिसमें स्कूलों में फीस रजिस्टर, आकस्मिक राशि, कैश बुक, वेतन बिल रजिस्टर, दान, अनुदान, ये सारे चीज़ जो है जिस रजिस्टर में होते हैं, जिस अभिलेख में होता है वो आपका ये रजिस्टर हुआ। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद है सामान्य अभिलेख। एक अलग तरह का सामान्य अभिलेख होगा जिसमें क्या होगा, स्कूल कैलेंडर, निरीक्षण पुस्तिका, लॉग बुक, विजिटर्स बुक, दर्शकों के विवरण पुस्तिका, ये सारे चीज़ उसमें रहते हैं। तो ये हुआ अभिलेख का प्रकार। अब विद्यालय में, किसी भी विद्यालय में अभिलेखों की आवश्यकता और महत्व क्या है, तो नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स। तो स्कूल रिकॉर्ड्स क्यों जरूरी है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1, किसी भी विद्यालय में
अभिलेख स्कूल रिकॉर्ड्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत उसका आवश्यकता है। जैसे राज्य की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, टू सेटिस्फाई द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेट, प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति की समय समय पर रिपोर्ट भेजने के लिए पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता है। शिक्षा विभाग से प्राप्त विविध आदेशों का रिकॉर्ड रखना होता है। अगर कोई शिक्षा विभाग किसी ऑर्डर और कोई लेटर दिया है तो उस लेटर को भी रिकॉर्ड में रखना पड़ता है और इन आदेशों की सूचनाएं भी भेजनी पड़ती है। इन सब के लिए एक अभिलेख रखना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं रखेंगे तो बाद में अगर मान लीजिए कोई सरकार या शिक्षा विभाग अगर कुछ मांगते हैं तो फिर उसको जमा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए राज्य की जो कानूनी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए आपको स्कूलों में विद्यालय अभिलेखों की आवश्यकता होती है। दूसरा, निर्देशक कार्यक्रम और मूल्यांकन। स्कूल में समय समय पर किए गए कार्यक्रम का मूल्यांकन करने तथा स्कूल में दिए गए प्रशिक्षण एवं विद्यार्थी द्वारा की गई उन्नति का मूल्यांकन करने के लिए अभिलेख आवश्यक होते हैं। इन अभिलेखों के द्वारा ही निर्देशन प्रोग्राम में आगे सुधार संभव है। अगला है आर्थिक आवश्यकताओं के बजट के बारे में व्याख्या तैयार करना। तो भविष्य के कार्यक्रम और विशेषकर आर्थिक आवश्यकताओं के बारे में बजट बनाना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता के व्यवस्थित विवरण के लिए भी रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। चौथा, विद्यार्थियों के माता पिता को रिपोर्ट देना। तो ये अगर किसी स्कूल में कोई बच्चा है तो उसके माता पिता को रिकॉर्ड देंगे। तो कैसे रिकॉर्ड देंगे कि आपका बच्चे कितना उन्नति हुआ है, कितना उसका प्रेजेंट कैसा है, पास्ट कैसा है। तो इसके लिए अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट है शिक्षक एवं विद्यार्थियों के रिपोर्ट और मूल्यांकन। तो विद्यालय में विद्यार्थियों के नामांकन, उपस्थिति, ठीक है, स्कूल परिवर्तन करने पर विद्यार्थी के बारे में पूरी सूचना दूसरे स्कूल तक पहुंचाना आदि की रिपोर्ट और मूल्यांकन शिक्षकों के पास रहता है। तो इसीलिए भी आप स्कूलों में अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि जो स्कूलों में अभिलेख रखा जाता है तो इसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन सा रखरखाव रखनी चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1, अभिलेखों का रखरखाव करना एक कला ही नहीं विज्ञान भी है। ठीक है, अभिलेखों का अगर रखरखाव कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ एक कला ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक तौर पर इसको रखरखाव करना चाहिए। यह सब कार्य यानी जहाँ तहाँ रख देंगे अभिलेख, जैसे मान लीजिए रजिस्टर है, कहाँ जहाँ तहाँ रख दिए, क्या होगा, खोने की संभावना रहती है, खो जाएगा तो बाद में दिक्कत होगा। इसलिए अभिलेख रखने में बहुत सावधानी, और ये कला नहीं है बल्कि विज्ञान भी है। यह सब कार्य वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित रूप में करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, कौन कौन सी सावधानियाँ। प्रत्येक अभिलेख फाइलों का नंबर सुनिश्चित करना चाहिए। जितने भी अभिलेख होगा उन अभिलेख फाइलों का नंबर होना चाहिए, ये सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा है सभी अभिलेखों को सुरक्षित अलमारी में रखना। प्रत्येक रजिस्टर पर क्रमांक मुख्य पृष्ठ पर सुपाठ्य शब्दों में लिखा होना चाहिए। प्रत्येक अभिलेख रजिस्टरों में पृष्ठ संख्या डाली होनी चाहिए। और लास्ट है अभिलेखों से संबंधित पृष्ठ में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसे पढ़ना या जलाना नहीं चाहिए। तो ये रहा टोटल आप लोग को कंप्लीट। तो अभी सिर्फ 4 टॉपिक्स आपको करवा दिए इस पार्ट 1 में, फाउंडेशन पेपर 3 में, और फाउंडेशन पेपर 3 का पार्ट 2 और पार्ट 3 तक आएगा, जिसमें लगभग आप लोग को 12 टॉपिक करवाएंगे। और 12 टॉपिक में अगर मान के चलिए तो 20 से 22 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर सॉल्यूशन हो जाएगा, और मैराथन क्लास भी। तो कल सुबह 10 बजे के आसपास पार्ट 2 आएगा, और कल शाम में आप लोगों को पार्ट 3 भी मिल जाएगा फाउंडेशन पेपर 3 का। तो तीनों वीडियो अगर आप देख लेंगे तो तीनों वीडियो देखने के बाद आपका तैयारी फाउंडेशन पेपर 3 का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और तैयारी भी बेहतरीन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक और मैराथन क्लास के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में जो भी मैराथन क्लास और भी आएगा आपको मिलता रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ DLED स्टूडेंट्स के लिए। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।